हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए न्यू चैप्टर 11th केमिस्ट्री का। और ये चैप्टर है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी यूज़फुल है। और ये 9th एवं 10th के लिए भी यूज़फुल है। तो टॉपिक का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एटम्स में एक्चुअली छोटी छोटी बात से निकलेंगे, फिर बड़ी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, एक क्वेश्चन बनता है ना। तो इसका खोज किसने की, आगे चलते हैं फिर समझ आएगा आपको, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि जे थॉमसन ने कैथोड किरण के अध्ययन के लिए कई प्रयोग संचालित किया तथा यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया कि कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी है। जो कैथोड किरण है, ठीक है, कौन सी किरण है, कैथोड किरण है, वो कणों से मिलकर बनी है। इस कणों की उत्पत्ति परमाणु से हुई है। जो कण है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई बोल रहे हैं, परमाणु से। ठीक है। अर्थात परमाणु विभाज्य है। हमने डाल्टन के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि परमाणु अविभाज्य है। क्या है, अविभाज्य। ये परमाणु है, ये क्या है, अविभाज्य। इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जे थॉमसन के अनुसार ये विभाजित है। क्या है, विभाजित है। ठीक है। थॉमसन ने इस कणों को कार्पकल्स कहा। थॉमसन ने, ये परमाणु है, ये अनेक कणों से मिलकर बना है, ऐसा बोला जा रहा है ना। मतलब ये क्या है, विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है, विभाज्य है। ठीक है। तो डाल्टन ने इस कणों को क्या नाम दिया, कार्पसल्स नाम दिया। ठीक है। तथा इन कणों को जी जी जॉन स्टोनी, ठीक, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। मतलब एक्चुअली में जो कण है उसका विभाज्य कण, उसको बताने वाला कौन था, जे थॉमसन था। और उस थॉमसन ने उस कणों को क्या नाम दिया, कार्पसल्स नाम दे दिया। ठीक है। और इसके बाद जो जी जॉन स्टोनी है ना, उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, उन्होंने नाम दे दिया डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के खोज का श्रेय ऐसे बोलेंगे तो वो जाएगा थॉमसन को जाएगा। किसको जाएगा, थॉमसन। ठीक है। जॉन स्टोनी ने उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है कैथोड किरण क्या है। कैथोड किरण क्या है, चलिए, आवर प्रोजेक्ट इज गॉन। कैथोड किरण क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की एक क्या है, धारा है, जो कैथोड किरण है। ठीक है। कौन सी किरण, कैथोड किरण। जो विसर्जन नलिका में कैथोड इलेक्ट्रोड से, देखिए हमारे पास दो चीज होता है, कैथोड होता है, एक क्या होता है, कैथोड, और एक होता है एनोड। ठीक है। एक कैथोड और एक क्या होता है, एनोड, है ना। ये आप याद रखिएगा, कैथोड और एनोड। तो कैथोड किरण क्या है, वो इलेक्ट्रॉनों की एक धारा होती है। तो क्लियर हो गई, है ना। जो कि विसर्जन नलिका, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक पर कैथोड और एनोड है। कैथोड और कौन है, एनोड है, किसके अंतर्गत, विसर्जन नलिका के अंतर्गत। ठीक है। इसको ऐसे बना सकते हैं, मान जाए ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है। तो कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की एक धारा होती है जो कि विसर्जन नलिका में, ये जो विसर्जन नलिका है उसमें कैथोड इलेक्ट्रोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गति करती है। एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गति करती है ना। अतः कैथोड किरणें अत्यधिक गतिशील ऋणात्मक कणों का समूह होता है। जो कैथोड किरण है वो अत्यधिक गतिशील ऋणात्मक कणों का समूह होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि अतः कैथोड किरणें अत्यधिक गतिशील ऋणात्मक कण का समूह। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये ऋणात्मक कण है, तो आपको बता दूं कि जो एनोड है वो, ठीक है, इसको प्रेरित करता है, प्लस को प्रेरित करता है। ठीक है। तो हमारे विज्ञान में क्या होता है कि जो माइनस आयन हो प्लस आयन से क्रिया करता है, दिखता देखना। ठीक है। तो क्या होता है कि अधिकतर नहीं करता ही है। ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर कैथोड किरण है वो कैथोड इलेक्ट्रोड से, किससे, कैथोड इलेक्ट्रोड से किसकी ओर, एनोड की ओर गति कर रहा है। मतलब ये माइनस आयन है तभी तो प्लस आयन की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है। ओके। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की एक धारा होती है। इलेक्ट्रॉनों की धारा मतलब इलेक्ट्रॉनों पूरा। ठीक है। जो विसर्जन नलिका में, कौन सा नलिका में, विसर्जन नलिका में कैथोड इलेक्ट्रोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गति करती है, या तो कैथोड से एनोड की ओर गति करती लिख सकते हैं ना। अतः कैथोड किरणें अत्यधिक गतिशील ऋणात्मक कणों का क्या है, समूह होता है। ठीक है। जो कैथोड किरण है वो, ओके, कैथोड किरण क्लियर कर लीजिए। आगे चलते कैथोड किरण के गुण। तो इसका मैं डिटेल्स नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत सारा डिटेल्स है, ये इसका पॉइंट लिख देता हूँ। गुण कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। इसका और डिटेल होता है ना, कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती है। तो इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल बता रहा हूँ कि यदि कैथोड किरण है,
माना जाए ये ट्यूब्स हैं, यदि कैथोड किरण है, कैथोड किरण के मार्ग पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, यहाँ से कैथोड किरण जा रही है, उसी के बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो उसकी छाया ट्यूब के दूसरी ओर बनेगी, ट्यूब की क्या होगी, दूसरी ओर बनेगी। तो इसमें देखिए कैथोड किरण का मास किरणें सरल रेखा में गति करती है, मतलब ये सीधा ऐसे घूम कर और नहीं जा सकती, सीधा जाती है। तो कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती है, अगर सरल रेखा में गति नहीं करती ना, तो जो ट्यूब है उसमें जो अपारदर्शी वस्तु रखें उसका जो छाया है वो पीछे की ओर नहीं बनता, दूसरी ओर नहीं बनता। ठीक है, तो कैथोड किरण सरल रेखा में गति करती है। इसकी डिटेल क्या है कि यदि कैथोड किरण के मार्ग पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उसकी छाया ट्यूब के दूसरी ओर बनेगी। तो आप केवल इतने बस को लिख सकते हैं। ओके, दूसरा दूसरा गुण देखते हैं कैथोड किरण का। कैथोड किरणें द्रव्य कणों से निर्मित है, द्रव्य कणों से, द्रव नहीं, द्रव्य 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 कणों से निर्मित है ना। यदि कैथोड किरण के मार्ग पर कोई, ये कैथोड किरण है, उस कैथोड किरण के मार्ग पर कोई हल्का पैडल चक्र लग दिया जाए, ऐसे पैडल चक्र जो घूमता है, हल्का पैडल चक्र रख दिया जाए, है ना, तो वहां घूमने लगता है। क्या होता है, घूमने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें द्रव्य कणों से निर्मित है, मतलब जो द्रव्य कण है वो इसको ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा ना, जिसके कारण ये क्या होने लगती है, घूमने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि द्रव्य कण से बना है, कौन बना है, कैथोड किरणें। क्लियर हो गया। तीसरा, कैथोड किरणों के कणों पर ऋण आवेश होता है ना। कैथोड किरणों के कणों पर ऋण आवेश होता है, इसका मतलब ये है कि जब कैथोड किरण पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, ये जो कैथोड किरण है उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है ना, तो ये किरणें धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती है। देखिए मैंने बताया धन प्लेट कौन है, एनोड है, कैथोड माइनस प्लेट वाले हैं, ऋणात्मक प्लेट वाले हैं। तो जब कैथोड किरण है, उस कैथोड किरण के विद्युत क्षेत्र, कैथोड किरण में इसका डिटेल कर रहा हूँ ना, विद्युत क्षेत्र, जब कैथोड किरण पर विद्युत क्षेत्र आरोपित की जाती है तो क्या होता है कि ये किरणें धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती है, जिससे सिद्ध होता है कि ये ऋण आवेशित कणों से निर्मित है। क्यों, क्योंकि ऋण आवेशित कण है तभी तो धन आवेश की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्लियर हो गई। चौथा गुण देखिए, कैथोड किरणें उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है ना। तब कैसे होता है, देखिए कि जब, इसका डिटेल कर रहा हूं मैं, कि जब इन किरणों को किसी धात्विक, ठीक है, धात्विक पन्नी मतलब ये मान जाए ये धात्विक पन्नी है, ठीक है, धातु की पन्नी जी, सीधी बात बर्तन एक प्रकार से, ठीक है, धातु की पन्नी, तो माज इसमें से किरण आपतित कराई जाती है। कैथोड किरण पर कैथोड किरण को जब किसी धात्विक पन्नी पर आपतित कराई जाती है तो वो धातु की पन्नी गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, और पांचवा और लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि कैथोड किरणें का गैस का आयनीकरण कर देता है। ठीक है, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है, इसको फॉगिंग कहते हैं। देखिए इसको फॉगिंग, एक एक पॉइंट और डाल लेना, फॉगिंग क्या है। तो जब कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तो इसे हम लोग फॉगिंग कहते हैं। क्लियर हो गया, ये कैथोड किरण हो गया। ठीक है, और कैथोड किरण में हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज को बस पढ़े हम लोग। अब हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में है क्या, है ना, उसका द्रव्यमान क्या है उसका संकेत, सबको हम लोग लाइन से देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का परिभाषा सामान्यतः आप लोग छोटे क्लास में क्या पढ़े होंगे कि जो माइनस आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, नाभिक की चारों ओर घूमता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको थोड़ा सिस्टमैटिक बताना है इलेक्ट्रॉन की परिभाषा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, बस दो चीज़ याद करना पड़ेगा। देखिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है ना, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है ना। तो क्या होता है, इसको मैं सबको हिंदी में बोलूँगा, है ना, कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु का मूलभूत कण है। ये बच्चा ही जानता है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु का क्या है, मूलभूत कण है, क्योंकि परमाणु है उसमें नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन, इसमें कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। तो ये तो क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी परमाणु का मूलभूत गुण है, कण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु का मूलभूत गुण है ना, जिस पर 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम ऋण आवेश होता है।
कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। यह सूक्ष्मतम आवेश है, सबसे छोटा सूक्ष्मतम आवेश है, अतः इसे आवेश की इकाई माना जा सकता है या माना जाता है। पहले तो ये क्लियर कर ले, 1.6 10 पावर 90 है ना, माइनस है ना। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब इसे आवेश की इकाई माना जाता है, क्यों? क्योंकि यह सूक्ष्मतम आवेश है, ठीक है। इसका भार 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31 kg होता है। 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 होता है। जो हाइड्रोजन के परमाणु भार, जो इसका भार है ना, ठीक है, किसका भार? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसका भार 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg होता है, जो हाइड्रोजन के परमाणु भार का, जो कि हाइड्रोजन के परमाणु भार का 1/1837 वह भाग होता है। अर्थात जो हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837 अर्थात 1837वां गुणा है। क्लियर होगी बात आपको कि इसका भार है 9.1 गुणित 10 घात माइनस 31 kg होता है ना, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1837वां गुणा होता है, ठीक है। मतलब जो हाइड्रोजन के भार का कितना गुणा? 1/1837वां गुणा, ये इसका भार, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। अब ना, इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन नॉर्मल क्या बताना है हम लोग को, एक आध दो पॉइंट बता रहा हूँ आपको। कैथोड किरणों के अवयव हैं जो इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा गुण देख लेते हैं, गुण नहीं कह सकते इसको, इलेक्ट्रॉन क्या है उसको समझना है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण के अवयव है। कौन सी किरण के अवयव है? कैथोड किरण के अवयव है, जो कम दाब पर गैस में उच्च विद्युत विसर्ग प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है, ठीक है। कम दाब पर गैसों में उच्च विद्युत विसर्ग प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। मतलब ये पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न होता है, इसको बताया जा रहा है, ठीक है। कैसे उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन लिख देना, ठीक है। अब दूसरा कि धातु तंतु जैसे कि कोई भी टंगस्टन है, धातु तंतु जैसे कोई भी टंगस्टन है, उस टंगस्टन धातु को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। टंगस्टन धातु क्या करने पर? गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, है ना, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, अनेक जैसे क्षार धातुएं हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, इनके संपर्क से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। जो सोडियम पोटेशियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या करती है कि जो ये क्या करती है? पराबैंगनी किरणें के संपर्क में जब आती है, ठीक है, तब क्या उत्पन्न करती है? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है, ये यहाँ पर पॉइंट डाल देना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है। अब हम लोग चलते हैं प्रोटॉन में। चलिए, तो आ गया था है प्रोटॉन की खोज। तो ये ज़्यादा सिंपल सी है। प्रोटॉन खोज किसने की थी? 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सीधा हम चलते हैं एनोड किरण में। एनोड, अभी हम लोग कैथोड किरण पिछले टॉपिक्स में पढ़े हैं, तो आगे हम लोग चलते हैं एनोड किरण क्या है। एनोड किरण क्या है ना। तो एनोड किरण कि विसर्जन नलिका के सिरों पर जब कम दाब पर, है ना, विसर्जन नलिका है, ये विसर्जन नलिका है, माना जाए कोई भी विसर्जन नलिका है, ठीक है। तो विसर्जन नलिका के सिरों पर, है ना, ये सिरा है, सिरों पर जब कम दाब पर उच्च विभवांतर आरोपित कहता है। विभवांतर, विभव हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। तो विसर्जन नलिका के सिरों पर जब कम दाब पर उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो एक किरण की धारा एनोड से कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर गति करती है। देखिए, हमने कैथोड किरण में उल्टा पढ़ा था कि कैथोड से एनोड की ओर जाती करके। अब एनोड से कैथोड की ओर जाती है, और कैथोड कौन सा आयन वाला होता है? माइनस आयन। एनोड कौन सा वाला होता है? प्लस आयन होता है ना। तो विसर्जन नलिका के सिरों पर जब कम दाब पर उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो एक किरण है, वह
तो एक किरण की धारा एनोड से, किससे, एनोड से, एनोड प्लस आने याद रखिएगा, ठीक है, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर गति करती है, मतलब जो माइनस आयन की ओर गति करती है बोलते हैं, ठीक है। तो माइनस आयन की ओर गति करेगा तो कौन सा आयन रहेगा, वो प्लस आयन वाला रहेगा। यदि वो प्लस आयन की ओर गति कर रहा है तो कौन सा आयन वाला रहता है, वो माइनस आयन। तो कैथोड किरण से माइनस आयन वाला था। अभी हम लोग बढ़ते हैं एनोड किरण, तो क्या होता है कि जो प्लस आयन से माइनस आयन की ओर गति कर रही है, मतलब वो कौन सा आयन वाला होते हैं, प्लस आयन वाले होते हैं। तो विसर्जन नलिका के सिरों पर जब कम दाब पर उच्च विभवांतर आरोपित किया है, तो एक किरणों की धारा, एक किरणें की धारा एनोड से कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर गति करती है। इस किरणों को ही हम लोग एनोड किरण या हम लोग कहते हैं, इसको धन किरणें कहते हैं, धन किरणें, है ना। चलिए, तो ये हो गया एनोड। और एनोड के गुण देखते हैं हम लोग। तो मैं नॉर्मल नॉर्मल गुण बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, पहला गुण ये है, एक्चुअली जो प्रोटॉन है ना, उसी प्रोटॉन का ही गुण है, समझेंगे हम लोग, ठीक है। एनोड के किरण है उसके गुण। तो अभी प्रोटॉन तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनोड के किरण के गुण देखते हैं। कि पहला पॉइंट है धनावेशित। इसको आपको डिटेल्स करना है, मैं डिटेल्स बता रहा हूँ कि यह अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसको कैसे डिटेल करेंगे, इसको अलग से पॉइंट मत बनाना, धनावेशित करके ऐसे पॉइंट मत बनाना, ठीक है। केवल इसको मैंने मेन मेन वर्ड को लिखा है धनावेशित करके, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, पहला लिखोगे और क्या लिखोगे कि यह अति सूक्ष्मतम धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है, न कि ऐसे धनावेशित पॉइंट बनाए देंगे, है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यह अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है, ऐसे लिखोगे, ठीक है। दूसरा लिखोगे यह सीधी रेखा में गमन करती है, यह सीधी रेखा में गमन करती है, जो एनोड किरणें हैं वो, ठीक है। तीसरा, कैथोड किरण की तरह ये भी कणी प्रकृति की होती है, मतलब द्रव्य कणों का बना होता है, ऐसे बोले थे हम लोग कैथोड किरण को। तो ये भी कणी प्रवृत्ति का होता है, जो कि पैडल चक्र को घुमाती है। मान इसके ये किरण है, एनोड किरण है, उसके बीच में हम लोग पैडल चक्र रख देते हैं तो ये घूमता है, ये घूमेगा, क्योंकि ये जो कण के मिलकर बनता है ना, द्रव्य कण के मिलकर बनता है, जिसका ये पैडल क्या होने लगती है, घूमने लगती है, ठीक है। और ये चौथा लिख देंगे, एकदम सिंपल है ना, कि इसे जिंक सल्फाइड, क्या, जिंक सल्फाइड, इन्हें जिंक सल्फाइड प्लेट पर आपतित करने पर, ये जिंक सल्फाइड का प्लेट है, उस पर क्या करेंगे, आपतित करने पर, ठीक है, प्रतिदीप्त उत्पन्न होते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंस उत्पन्न होते हैं, प्रतिदीप्ति पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। बायोम भी है, प्रतिदीप्ति क्या है। तो जिससे जिंक सल्फाइड प्लेट पर आरोपित करने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, जो कि कैथोड किरण द्वारा उत्पन्न प्रतिदीप्ति से अधिक होती है। मतलब कैथोड किरण को अगर हम लोग किसी धात्विक प्लेट में करते हैं तो वहां पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन जो एनोड किरण है उसका प्रतिदीप्ति उनकी अपेक्षा अधिक होती है, कैथोड किरण की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये हो गया एनोड किरण के गुण। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं प्रोटॉन में। प्रोटॉन है क्या, है ना। तो प्रोटॉन है क्या, उसको देखिए कि प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण है, बच्चा भी जानता है मूलभूत कण है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु का मूलभूत कण है, ऐसे लिखे हैं ना हम लोग। अच्छा, वहाँ पर गुण भी बताया था मैंने, मूलभूत गुण है, तो एक्चुअली में वहाँ पर कण लिख देना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण है जिस पर इकाई धन आवेश, देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन में क्या लिखे थे, माइनस आवेश लिखे थे, ऋण आवेश लिखे थे, है ना। तो प्रोटॉन में प्लस आवेश रहेगा। तो प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण है जिस पर इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश 1.602 इंटू 10 पावर, यहाँ पर 9 लिख दे, यहाँ पर ये 19 है, ठीक है, 19, ठीक है, 19 है ना। अब यहाँ पर मेरे, इसको मैं हिंदी में बोलूँगा 19 को, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन होता है -19 और 90 में, 19 और 90 में, 19 और 90 में, है ना। तो प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण है जिस पर इकाई धन आवेश 1.602 इंटू 10 पावर -19, है ना, 19 कुलाम या 4.8 इंटू 10 पावर -10 ESU होता है। मतलब क्या बोला है कि प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण है जिस पर इकाई धन आवेश 1.602 गुणित 10⁻−19 कुलाम, जिसमें जो धन आवेश है वो कितना 1.602 इंटू 10 पावर -20, सॉरी 19, है ना, कुलाम, या
4.8 गुणित 10 घात माइनस 10 अर्थात 4.8 इंटू 10 ESU आवेश होता है। धन आवेश उतना होता है, या तो इतना होता है या तो इतना हो सकता है, दोनों में से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तथा जिसका द्रव्यमान है, उसका जो द्रव्यमान है, इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान निकाले थे 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻27 अर्थात 1.67 गुणित 10 घात माइनस 27 kg होता है। अर्थात कितना, इसका मतलब कितना होता है, केवल 1 AMU, कितना होता है, 1 AMU होता है, जो कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन को हम लोग ना 1H1 ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन बताने की, है ना। तो ये हो गया प्रोटॉन, हो गया प्रोटॉन। आगे हम लोग चलते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है। इसके लिए आपको कंफ्यूजन होती जाएगी, इसलिए मैं बताता हूँ लाइन से कि पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन में कितने धन आवेश था, सॉरी माइनस आवेश था, 1.6 इंटू 10⁻19 है ना। और प्रोटॉन में प्लस आयन कितना था, 1.602 इंटू 10⁻19 जा, ठीक है हाँ 19 है ना। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, चैडविक ने किया था, चैडविक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या है, तो इसके लिए भी आपको ये याद रखना है, 1.6747 इंटू 10⁻27 ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन परमाणु के मूलभूत कण है, कितने बार बोलूँ इसको मैं, ठीक है। न्यूट्रॉन परमाणु के मूलभूत कण है जिस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, उसमें एक में धन आवेश था, एक में ऋण आवेश था। तो इसमें जिसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है तथा जिसका द्रव्यमान 1.6747 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है। सामान्यतः न्यूट्रॉनों को इकाई द्रव्यमान युक्त उदासीन कण माना जाता है। सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को इकाई द्रव्यमान युक्त उदासीन कण माना जाता है। न्यूट्रॉन को इकाई द्रव्यमान युक्त उदासीन कण माना जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग चलते हैं आगे, चलिए। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु संख्या, है ना। तो परमाणु संख्या क्या है उसके लिए देखिए, है ना। मान हमारे पास सोडियम है, क्या है, सोडियम। तो सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं, 11, परमाणु संख्या क्या लिखते हैं, 11। तो इस 11 का मतलब है क्या, सोडियम 11 क्यों लिखते हैं, है ना। ये परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, ये 11 का मतलब क्या है, किससे संबंधित है, ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित है कि प्रोटॉन से संबंधित है कि न्यूट्रॉन से संबंधित है, इसी को समझना है आपको, ठीक है। ओके, तो मैं डायरेक्टली कुछ ज़्यादा नो ड्रामा नो लॉन्ग टाइम्स, ठीक है, तो ये सब नहीं बताऊंगा मैं, है ना। आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि परमाणु संख्या का परिभाषा क्या है ना। किसी तत्व की परमाणु संख्या, तत्व हम लोग किसको कहते हैं, सोडियम, सबसे ज़्यादा सोडियम को ही लिया जाता है, देखना जब भी उदाहरण देते हैं तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में स्थित, मान लो जाए हमारे पास ये एक परमाणु है, हाँ जी एक परमाणु है ये, इसका एक नाभिक होता है और इसके चारों क्या होता है, यहाँ पर कक्षा होते हैं, ठीक, के कक्षक, एल कक्षक, एम कक्षक, एन कक्षक, ऐसे, है ना जी। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होता है और मध्यम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो किसी तत्व के परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में स्थित, उसके परमाणु के जो नाभिक है, ये जो बीच वाला भाग है उसको बोलते हैं नाभिक, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब सीधी बात है कि जो उसके नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है उनकी संख्या ही क्या है, किसी तत्व का परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो क्लियर कर लीजिए बात कि किसी तत्व के परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है ना। या उदासीन परमाणु के नाभिक के बाहर स्थित, जो उदासीन परमाणु है ना, मान जाए उदासीन परमाणु की बात कर रहे हैं हम लोग को, उतना में क्लियर हो जाता है
कितना में, ऊपर जो मैंने परिभाषा, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यहाँ तक तो क्लियर हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है और लिखना है, तो यदि या उदासीन परमाणु के नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, वो ये एक पॉइंट और जुड़ जाता है ना। प्रोटॉन धनावेशित कण है, इस पर इकाई धनावेश होता है तथा इसका भार हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है ना। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना परिभाषा लिख दीजिए, किसमें, परमाणु संख्या में, किसमें, परमाणु संख्या में, ठीक है। क्लियर हो गई। तो ये हो गया परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या को हम लोग जेट्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अधिकतर आप लोग देखना कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, और जो मेन है सक्रिय परमाणु है उसके लिए प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। आगे हम लोग चलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो मान लीजिए मैं एक चीज किसी को बता रहा हूँ द्रव्यमान संख्या, जैसे कि कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। कितना होता है, 6। और द्रव्यमान संख्या होता है उसकी 12। कितना होता है, 12। तो कई जने क्या बोलते हैं 6 दूने 12, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। वो केवल याद करने के लिए रखा जाता है। तो परमाणु संख्या है क्या, इसको देखिए, यह द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में होता है प्रोटॉन, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, और क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो उसमें दोनों की संख्या को अगर योग कर दिया जाए तो वो उस तत्व का क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कार्बन का। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, मतलब ये हमारे कार्बन परमाणु मैं बना रहा हूँ, तो इसमें जो कार्बन के जो परमाणु, उसमें नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे, वही उसकी परमाणु संख्या को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 12। इसका मतलब ये है कि उसके नाभिक में यदि 6 प्रोटॉन है तो उसके नाभिक में 6 न्यूट्रॉन भी होंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग अगर योग करेंगे तब क्या आएगा, 12 आएगा। मतलब यही इसका क्या आ गया, द्रव्यमान संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो इसी को देखा कि इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी परमाणु द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या पी और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तब क्या कहलाएगा, परमाणु संख्या कहलाएगा, ठीक है। द्रव्यमान संख्या, है ना। एक बात और बता देता हूँ, कई जन क्या होता है कि परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान संख्या को एक ही समझ जाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार ये भिन्न होता है, इसलिए हम कई बार हम लोग यूज ही कर देते हैं, ऐसे यूज करते हैं कि कार्बन का परमाणु भार कितना है ऐसे करके, तो कितना बोलते हैं, 12 बोल देते हैं, ऐसा कुछ चलता है। लेकिन एक्चुअली में दोनों जने क्या है, भिन्न होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं किसको उदाहरण दिया था, कार्बन का दिया था, यहाँ पर लिथियम को उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो कार्बन को उदाहरण हमने दे दिया, उसको आप लोग बनाइए, ठीक है। आगे हम चलते हैं समस्थानिक, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर तो हो गई द्रव्यमान संख्या और क्या है, परमाणु संख्या है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं समस्थानिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बीएससी लेवल के लिए भी है, 9वीं के लिए भी है, 10वीं के लिए भी है, और 11वीं 12वीं सबके लिए एग्जाम यूज होता है। समस्थानिक और संभारिक, आइसोटॉप्स, है ना। इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, उसको देखिए। एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, एक ही तत्व के ना, एक ही तत्व के, तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल क्या पढ़े थे, किसी तत्व के यदि परमाणु संख्या समान हो, किसी तत्व के परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। उसी को एकदम सिंपल भाषा में पढ़े थे, तो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो, है ना, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। तो आपको बता दूं कि परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए इसको उदाहरण चलते हैं हाइड्रोजन में, किसमें चलते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, देखिए। तो मैंने बताया वो क्लियर होना चाहिए। पहला लिखा है 1 1 H, मतलब ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है, उसको समझना, है ना।
नीचे लिखा है वो परमाणु संख्या अपना, है ना। तो मान लो जाए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, ठीक है, और उसका द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। समझ आया? 1 हो गया। और परमाणु भार की बात करते हैं तो वो अलग हो जाती है ना, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग परमाणु भार की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर वो गुणा हो जाता है 2 से, ठीक है। तो अभी हम लोग के लिए समझें कि इसका परमाणु संख्या कितना है? 1 है, प्रोटॉन संख्या 1 है, मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। क्लियर हो गया ये बात पहला। दूसरा चलते हैं, ड्यूटेरियम। ये भी हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ड्यूटेरियम में जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, वो 2 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है। अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो देखिए, प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1 है, ठीक है, लेकिन परमाणु संख्या 1 है। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान है 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हुआ। लेकिन ये हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या वो क्या है? 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, दोनों हाइड्रोजन का एक ही एक क्या है? परमाणु संख्या है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। क्लियर हो गई बात। तीसरा देखते हैं, ट्राइटियम। तो ट्राइटियम में क्या होता है? इसका परमाणु संख्या देखें, ठीक है, परमाणु भार देखें तो 3, कितना होता है? 3, मतलब द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब इसका परमाणु संख्या देखें तो 1 और परमाणु भार देखें तो 3, ठीक है। तो ये द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान है वो बदल रहा है ना, 3 हो गया, लेकिन परमाणु संख्या केवल 1 ही है, मतलब 3 हो गया ना। क्लियर हो गया आपको कि तीनों का परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है, ठीक है। वही होता है जैसे कार्बन 6 है और कार्बन 7, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक। कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 12 और कार्बन 14, तो कार्बन का परमाणु, दोनों कार्बन का परमाणु कितना हो जाएगा? 6, लेकिन एक का द्रव्यमान संख्या कितना है? 12 है, एक का दूसरा का द्रव्यमान संख्या कितना है? 14 है, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे क्या हो गया? समस्थानिक कहलाएंगे। परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अर्थात द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं समभारिक में। अब उसको उल्टा कर देते हैं, कैसे कर देते हैं देखिए। है ना, कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, है ना, एक ही तत्व बोले थे उसमें, इसमें बोल देना है आपने वो विभिन्न तत्वों के। तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो। अब देखिए, अलग अलग तत्व के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन इसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या समान होता है, जैसे कि हमारे पास है एक कैल्शियम, ठीक है, और एक है आर्गन। तो आर्गन का जो परमाणु संख्या है वो 18 है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, लेकिन, है ना, इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 40। इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 40। मतलब ये एक दूसरे क्या है? समभारिक है, मतलब द्रव्यमान संख्या समान है। जैसे कि पोटेशियम का 40 यहाँ पर देखो, और इसलिए परमाणु संख्या कितना है? 19। लेकिन एक्चुअली में ना 19 दूनी 38 हम लोग लिख देते हैं, तो 39 जो पोटेशियम है ना, जो पोटेशियम का होता है 39 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें 40 का यूज़ कर दिया है, लेकिन आप लोग केवल इन दोनों का यूज़ कर देंगे, आर्गन और कैल्शियम का, ठीक है, एकदम परफेक्ट। तो आर्गन का 18 परमाणु क्रमांक और कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक, लेकिन दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 40-40 होता है, मतलब ये एक दूसरे क्या है? समभारिक है। क्लियर होगी समभारिक किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं समन्यूट्रॉनिक। किसमें चलते हैं? समन्यूट्रॉनिक। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, अलग अलग तत्व ना, पहले में समस्थानिक में एक ही तत्व बोले थे, ठीक है, समभारिक में विभिन्न तत्व बोले थे, इसमें विभिन्न तत्व बोल रहे हैं। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। सीधी बात, सम न्यूट्रॉनिक है ना, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसके परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या भी भिन्न हो सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भी भिन्न हो सकते हैं। क्लियर हो गई आपको? अब उदाहरण के लिए चलते हैं हम लोग, किस में चलते हैं देखिए।
ये हमारे पास है सिलिकॉन और फास्फोरस और है अपने पास सल्फर। अब देखिए, पहला प्रोटॉन देखते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन में प्रोटॉनों की संख्या मतलब 14 लिखा है, मतलब ये परमाणु संख्या है। 15 लिखा मतलब परमाणु संख्या। 16 मतलब परमाणु संख्या, मतलब परमाणु संख्या किसकी संख्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 14। ओके, ठीक है। फास्फोरस में प्रोटॉनों की संख्या 15, सल्फर में प्रोटॉनों की संख्या 16। ये तो क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा है? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। तो इसका द्रव्यमान संख्या होता है 30। कितना होता है? 30। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? इसकी द्रव्यमान संख्या निकलेगी। तो 14 और 16 ये हो जाएगा 30। हो गया। दूसरा, फास्फोरस का प्रोटॉन 15 और न्यूट्रॉन कितना है? 16। ठीक है, अब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे, क्या निकलेगा? द्रव्यमान संख्या इसका निकला 31। उसी तरह सल्फर का होता है 16 दूनी 32। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 16 और न्यूट्रॉन की संख्या 16, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तब क्या निकलेगा? द्रव्यमान संख्या निकलेगा 32। तो इसका द्रव्यमान संख्या 30, इसका द्रव्यमान संख्या 31, इसका द्रव्यमान संख्या 32। ये हो गया द्रव्यमान संख्या। भिन्न भिन्न है, मैंने अभी बताया ना कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है। परमाणु संख्या देखें, इसका 14, इसका 15, इसका 16, ये भी भिन्न भिन्न। बात समझ आई? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, एवं परमाणु संख्या ये क्या हो सकती है? भिन्न भिन्न हो सकती है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। 16 16 सब में दिख रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं हम लोग? सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर हो गई? चलिए आगे हम लोग चलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक में। किसमें चलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक में, है ना। तो ये क्या है कि जिन आयनों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सीधी बात है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, किंतु नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। नाभिकीय आवेश से तात्पर्य किससे बोला जा रहा है जानते हो? ये बोला जा रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से संबंधित है ये। ठीक है, तो जिस आयनों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो किंतु नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न हो तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। कितना है? 10 है ना। एक्चुअली में ये क्या होता है, अ, इसके लिए आपको बहुत सारे नियम्स और फॉलो करना पड़ेगा जो भी अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए बहुत लंबा जाना पड़ेगा। तो आप केवल इतना ही देख लीजिए, है ना। ठीक है, इसको अलग अलग बताना पड़ेगा। चलो छोड़ो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है, उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब अपने अपने पास निकलेगा द्रव्यमान संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उसके बराबर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो ये एक थ्योरी बनता है लंबा। ठीक है, उसको छोड़िए अभी। चलिए, ये तो हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि बी आर कौन है? मेरा तो बी के है ना, तो बी आर से चलो किसी का भी नाम आए उसको छोड़ो, है ना। चलिए, ये ब्रोमणी है 35 और 35 दूनी 70 और ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, ओके। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। ओके, 35 दिया गया, मतलब ये परमाणु संख्या है। और परमाणु संख्या मतलब क्या है वो? उसकी प्रोटॉनों की संख्या है। तो परमाणु संख्या 35, द्रव्यमान संख्या 80। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 35 अगर प्रोटॉनों की संख्या है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। ठीक है, माइनस परमाणु उदासीन है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो द्रव्यमान संख्या से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दीजिए या प्रोटॉनों की संख्या घटा दीजिए, ये जेड, तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। निकल गया क्वेश्चन। ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गई। चलिए, अब हमारा मेन टॉपिक चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इधर से, है ना।
ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है ना। तो सर जे जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक दृढ़ एवं गोलाकार पिंड है। ठीक है, इसकी त्रिज्या लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लिख देना कोई बात नहीं है कि जे जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक दृढ़ गोलाकार पिंड है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁸ और 10⁻10 10⁻⁻8 10⁻⁻10 cm या m होता है सेंटीमीटर। ठीक है, परमाणु का पूरा धन आवेश समान रूप से गोले में वितरित रहता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, क्योंकि इसको हम लोग बताना पड़ेगा, क्योंकि धनायन को बताना ही पड़ेगा ना। चलिए ओके, लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो सर जे जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक दृढ़ गोलाकार पिंड है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर होती है। परमाणु का पूरा धन आवेश, परमाणु का जो पूरा जो धन आवेश है वह समान रूप से गोले में वितरित रहता है। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा गोला है, ठीक है, उसमें क्या बोला जा रहा है कि परमाणु में पूरा धन आवेश है वो समान रूप से गोले में वितरित। गोले में, ये पूरा गोले में जो रेड बना रहा हूँ, ये कौन सा आयन हो गया उसके लिए, धन आयन। कौन सा आयन हो गया, धन आवेश। मतलब परमाणु में पूरा धन आवेश से समान रूप से क्या होते हैं, गोले में वितरित रहते हैं, तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन बीच बीच में गुथे रहते हैं। बीच बीच में कौन सा आयन, ये किस कलर, हरा कलर में देखिए, ये बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में क्या होते हैं, गुथ रहते हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि सर जे जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक दृढ़ गोलाकार पिंड है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁸ एवं 10⁻10 मीटर होती है। परमाणु का पूरा धन आवेश समान रूप से एक गोले में वितरित रहता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में गुथे रहते हैं। ठीक है, थॉमसन के परमाणु मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तरबूज भी आप लोग देखे होंगे, वैसे तो खाते भी हो आप लोग, है ना, ये कोकड़ी वाले ज़्यादा खाते हैं ना। चल छोड़ो, तो यहाँ पर ये क्या है, तरबूज है, तो बीच बीच में कौन सा आया रहेगा, माइनस आया रहेगा, सब तरफ क्या रहेगा, प्लस आया रहेगा, सब तरफ क्या रहेगा, प्लस आया रहेगा। क्लियर, ठीक। चलिए, तो ये हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसको थॉमसन का परमाणु मॉडल का तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब इसको चित्र भी दिखा देता हूँ, देखिए, जैसे कि ये हो गया, ये पूरा गोला हो गया, वो गोला भाग में कौन सा आयन है, प्लस आयन है, और बीच बीच में से कौन सा आयन है, माइनस है। ये जो गोला गोला दिख रहा है ये कौन सा आयन बोलेंगे हम लोग, माइनस आयन बोल देंगे। ठीक है, ये थॉमसन का परमाणु का। अब चलते हैं थॉमसन की सीमाएं, है ना, कि यह मॉडल धन आवेशित भाग के अंदर, यह मॉडल है धन आवेशित भाग के अंदर ऋण आवेशित सहित उपस्थित रहने के कारण नहीं समझा जा सकता। अब क्या समझ रहे हो कि यह मॉडल धन आवेशित भाग के अंदर, धन आवेशित भाग मतलब कौन है, प्रोटॉन। ठीक है, तो यह मॉडल धन आवेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेशित सहित उपस्थित रहने का कारण नहीं समझा सका। मतलब ये धन आवेशित भाग है, उसके चारों ओर का होता है ऋण आवेशित भाग होता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि धन आवेशित भाग के चारों ओर ऋण आवेशित भाग होते हैं, जबकि धन आवेशित और ऋण आवेशित क्या हो जाना चाहिए, आकर्षित हो जाना चाहिए। ठीक है, एक जगह मिल जाना चाहिए। तो यह मॉडल धन आवेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेशित सहित उपस्थिति का कारण नहीं समझा सकता। ये उसकी सीमाएं हैं, जो नहीं हो सकता वही उनकी सीमाएं कहलाती हैं। यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या है, किसी भी जो परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो भी है ना, उसका एक चित्र लेना स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब कहा जाए उसकी स्थिति को दर्शाता है, वो स्पेक्ट्रम है। ठीक है, यह मॉडल अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सकता है। ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग देखेंगे आगे, है ना। तो यह मॉडल अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, है ना। ये रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में आपको नॉर्मल पहले समझा देता हूँ कि रदरफोर्ड ने 100 nm पतले स्वर्ण पत्तल पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार कराई या आघात किया। अपने प्रयोग से उन्होंने पाया कि, अब आपको ये बता दूं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, है ना। उन्होंने क्या किया, ये स्वर्ण पात्र है। ठीक है, ये क्या है, स्वर्ण पात्र है। अब उन्होंने क्या किया कि जो इस स्वर्ण पात्र है, इस स्वर्ण पात्र पर जो अल्फा कण होती हैं, ठीक है ना, इस अल्फा कण का क्या करा, उन्होंने बौछार करी ऐसे।
ठीक है, अल्फा कणों की क्या कराई, बौछार कराई, है ना। तो ये मान जाए स्वर्ण पात्र है। कौन सा पात्र है, स्वर्ण पात्र है, ठीक है। अब स्वर्ण पात्र है तो हम मान जाए इसको हम लोग एक चीज़ को लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं परमाणु को। किसको लेते हैं, परमाणु। अभी बनाया हुआ ये बनाया हुआ परमाणु है, ना कि स्वर्ण पात्र, ठीक है। इसको मैं जूम करके यहाँ पर बीच में दिया गया ना, उसको मैं जूम करके बनाया हूँ, ठीक है। तो ये स्वर्ण पात्र है और ये क्या है, ये क्या है, परमाणु है। तो इसमें से ऐसे कि उसने क्या किया कि अल्फा कणों की क्या कराई, बौछार कराई। तो क्या हुआ, कुछ अल्फा कण हैं वो ऐसे मार्ग से विक्षेपित हो गए, कुछ अल्फा कण है वो सीधे निकल गए, ऐसे सीधे निकल गए, और कुछ अल्फा कण है वो ऐसे विक्षेपित हो गए, वही बताया मैंने। क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन होता है ना, प्लस साइन के नज़दीक जाता है तो वो विक्षेपित होता है, और कुछ बहुत ही ज़्यादा कम है वो बीच से होता है, वो अपने आप वापिस आ जाता है ऐसे। क्या समझ रहे हो आप लोग, एकदम नॉर्मल भाषा में समझाना चाह रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। क्या होता है कि इसको हम लोग मान लेते हैं परमाणु, ठीक है। तो कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि नाभिक के बीचों बीच जाता है, तो क्या हो जाता है वो प्लस आयन कभी टकरा नहीं सकती ना, आवेश टकराएगी, मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि प्लस आयन थोड़ी टकराएगी, है ना। तो क्या होता है, ये जाता है और वापिस आ जाता है ऐसे, और यहाँ से आता है तो ये जाता है तो ये ऐसे विक्षेपित होता है, और कुछ ऐसे कण है जो बाहर निकल जाता है सीधा। अब ये क्यों होता है, इसी को समझना है, कौन कौन सा आयन है, कौन सा प्लस आयन है, उसको समझना है आपको, ठीक है। अल्फा कण है कौन से आयन वाले होते हैं, किस तरह से होते हैं, इसको समझना है आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्लियर हो गई आपको, है ना, कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ऐसा रहेगा बात, है ना। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ऐसा रहेगा ना, ठीक है। तो और कौन से आयन वाले होते हैं, अल्फा कण प्लस आयन वाले होते हैं, ये भी याद रखना, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है उसको देखिए, चित्र को मैंने दिखा दी, ठीक है। यहाँ पर भी चीज़ बनाता रहूँगा मैं कि अधिक यदि उन्होंने क्या किया कि ये जो स्वर्ण पात्र है उस पर क्या होता है, अल्फा कणों की क्या कराई, आघात करी या बौछार करी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब उन्होंने पाया कि पहला, अधिकांश अल्फा कण है वह स्वर्ण पात्र से विक्षेपित हुए बिना ही सीधी रेखा में निकल जाते हैं, मतलब ये है, ये सीधी रेखा में से निकल जाते हैं, ठीक है। क्यों निकलता है उसको बताऊंगा मैं, है ना। क्योंकि वह तो जो अल्फा कण है वो धन आयन होता है, और ना तो वहाँ ऋण आयन के संपर्क में आता है और ना ही धन आयन के संपर्क में आता है, जिसके पास वो सीधे निकल जाता है। क्लियर होगी बात। दूसरा, कुछ अल्फा कण स्वर्ण पात्र से टकराने के पश्चात विभिन्न कोनों पर विक्षेपित हो जाती है। आपको बता देता हूँ कि ये मान जाए स्वर्ण पात्र लेते हैं और उसके अंदर हम लोग लेते हैं परमाणु, परमाणु के लिख लेते हैं नाभिक, और नाभिक में कौन सा आयन होता है, प्लस आयन वाला होता है, ठीक है। और अल्फा कण कौन सा आयन वाला होता है, प्लस आयन। तो ये एकदम थोड़ा नीचे से ऐसे जाती है, तो इसमें जो प्लस आयन होती है ना, इस प्लस आयन के संपर्क में आती है ना, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। तीसरा, बहुत कम लगभग 20,000 में से एक कण स्वर्ण पात्र से टकराने के पश्चात अपने पूर्व मार्ग में ही वापस लौट जाती है। तो क्या होता है कि ये हो गया स्वर्ण पात्र का, स्वर्ण पात्र, अच्छा स्वर्ण पात्र नहीं, इसको परमाणु मान लेते हैं। परमाणु का माध्यम होता है प्रोटॉन, कौन सा आयन वाले होते हैं, प्लस आयन वाले होते हैं। तो इधर से आता है अल्फा कण, और अल्फा कण भी प्लस आयन वाला होते हैं और ये भी प्लस आयन वाले होते हैं। तो कैसे हो जाएगा ये इससे ऐसे वापिस आ जाता है, इसलिए स्वर्ण पात्र से क्या होती है, टकराकर वापिस आ जाती है। इनके तीन निष्कर्ष निकले, क्या क्या देखिए। पहले हमने बताया, क्या बताया कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो सीधे आर पार निकल जाते हैं, बताया ना। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। मैंने पहला 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 बताया, क्या बताया कि अधिकांश अल्फा कण है वो आर पार निकल जाते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला तथा आवेशविहीन होता है, जिससे अधिकांश अल्फा कण विक्षेपित हुए बिना ही सीधे क्या हो गए, निकल गए, ठीक है। क्लियर होगी। दूसरा चलते हैं हम लोग, दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि मैंने बताया था कि कुछ कण है विक्षेपित हो जाते हैं, ना। तो क्यों होते हैं, अब देखिए कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कण भाग होता है, जिससे धनावेशित कण अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर विभिन्न कोनों में विक्षेपित हो जाती है। इस छोटे भारी तथा धनावेशित पिंड को नाभिक कहते हैं। अब सीधी बात यह है कि ये है ये इसके बीच में होता है धनावेश होता है, और यहाँ से अल्फा कण है वो धनावेश जा रहा है, तो ये क्या होता है कि इसके संपर्क एकदम सीधा में जाता है, यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है और इधर विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। ये बताया गया है दूसरा नंबर पॉइंट में। तीसरा में मैंने क्या बताया है कि अधिकांश अल्फा कण है, क्या अधिकांश नहीं, सॉरी, बहुत कम ही अल्फा कण है अपने मार्ग पर क्या होती है, वापिस लौट जाती है। तो क्या होता है कि परमाणु के आकार है
वो परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार है बहुत छोटा है। ये परमाणु है उसका नाभिक का बीच में होता है, तो नाभिक बहुत छोटा होता है एवं दृढ़ होता है, जिसका कारण बहुत ही कम कण अपने मार्ग में वापस, मतलब इसके बीचों बीच जाती है ना, तो वो अपने मार्ग में वापस क्या होते हैं, लौट जाती है। ये हो गया रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल, या बोल सकते हैं रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल के निष्कर्ष। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं सीमाओं में। तो रदरफोर्ड के जो सीमाएं हैं, तो नॉर्मल आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरा सीमा, पहला सीमा को मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ। पहला सीमाएं मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी दूसरा सीमाएं चलते हैं हम लोग। कि वृत्ताकार पथ में यदि कोई वस्तु गति करती है, ये एक नाभिक है और बीच में, और सब तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो वृत्ताकार पथ में यदि कोई वस्तु गति करती है तो उसका त्वरण केंद्र की ओर होता है। उसका त्वरण है ये बीच केंद्र की ओर होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन का पथ छोटा होते होते अंत में यहाँ नाभिक में मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं होगा। मतलब क्या बोला जा रहा है आपको, कि यदि कोई, हमने क्या बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वृत्ताकार मार्ग पर क्या करती है, गति करती है, ऐसे बताया जाता है ना, है ना। और रहती है ऐसे करके बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि वृत्ताकार पथ में यदि कोई वस्तु गति करती है, ये गति करती है ऐसे, ठीक है, तो इसका त्वरण केंद्र की ओर होगा, मतलब केंद्र की ओर ऐसे त्वरित होगा, वो केंद्र की ओर त्वरित होगा। और इसका कारण इलेक्ट्रॉन का पथ है, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका पथ क्या हो जाता है, छोटे होते हैं, क्योंकि वो नाभिक और क्या होती है, आकर्षित होती जाती है। ठीक है, और अंत में नाभिक में क्या हो जाता, मिल जाता। इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं होता। ठीक है, ये उसकी सीमाएं हैं, रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं हैं। ठीक है, ओके। चलिए, दूसरा सीमा ये है कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है स्पेक्ट्रम सतत होना, सतत मतलब लगातार होना चाहिए, जबकि यहाँ विविक्त होता है। ठीक है, डिक्रैश, विविक्त होता है मतलब सतत नहीं होती है, हमेशा सतत नहीं होती, मतलब लगातार नहीं होती रहती है। ठीक है, विविक्त होती है। तो क्या होता है कि रदरफोर्ड का ग्रही इलेक्ट्रॉन मॉडल परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ है। ठीक है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। आप इतना ही याद करिए कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को जब गति करती है तो स्पेक्ट्रम भी सतत होना चाहिए, मतलब लगातार उसका जो फिल्म है प्राप्त होना चाहिए, मतलब फिल्म मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, जबकि यहाँ विविक्त होता है। ठीक है, नहीं प्राप्त होता है स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड का ग्रही इलेक्ट्रॉन मॉडल परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या है, असमर्थ है। इसका पहला मैं क्लियर कर लेता हूँ, है ना। पहला पहला सीमाएं क्या है उसको बताता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से, है ना। इसको लिख नहीं पाया हूँ मैं, या अटैच नहीं पाए हैं पीडीएफ फाइल में। जो परमाणु के नाभिक हैं, तो परमाणु के नाभिक को सूर्य, ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक है, ये नाभिक, नाभिक को सूर्य तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रह के समान मानना सही नहीं है। हमने क्या बताया है कि यहाँ पर नाभिक है और नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होते रहता है, घूमते रहता है। मतलब सीधी बात है कि सूर्य के चारों ओर कौन घूमते रहता है, पृथ्वी घूमते रहता है ना। ठीक है, यही बताया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि परमाणु के नाभिक को सूर्य के समान तथा इलेक्ट्रॉनों को ग्रह के समान समान मानना सही नहीं है ना। क्योंकि सूर्य और ग्रह उदासीन होते हैं, यहाँ पर कोई आवेश ही नहीं होता है ना। जबकि परमाणु के नाभिक में कौन सा आयन होता है, प्लस आयन होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन में कौन सा आयन होता है, माइनस आयन होते हैं। कौन से आयन होते हैं, माइनस। यहाँ पर कौन सा आयन होता है, प्लस आयन होता है। ठीक है, और माइनस आयन होता है इलेक्ट्रॉन में, है ना। तो जबकि परमाणु में नाभिक में इलेक्ट्रॉन और विद्युत आवेशित कण है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित वस्तु गति करती है, ये माइनस आवेश है, वो क्या करती है, गति करती है। आवेशित वस्तु क्या करती है, गति करती है।
तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करती है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करती, गति करती, तो क्या उत्पन्न करती, ऊर्जा उत्पन्न करती। इस प्रकार लगातार ऊर्जा का क्या होने लगती, ह्रास होने लगती, और इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाती, मंद हो जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की गति मंद होती है और क्या हो जाता है, ये रुक जाता। ठीक है, और नाभिक से आकर्षित होकर नाभिक में मिल जाता, ऐसा बोला जा रहा है। अर्थात परमाणु स्थायी नहीं होता। ठीक है, तो ये जो परमाणु रदरफोर्ड है उसका ना मॉडल, उसका कमियां हैं, एक प्रकार से सीमाएं हैं। ठीक है, तो इसको एक बार और मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप सिंपल समझिए कि परमाणु के नाभिक, उसके नाभिक को सूर्य और उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रह मानना समान, ग्रह के समान मानना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य और ग्रह है उसमें उदासीन होता है, जबकि जो परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक होते हैं प्लस एनल होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अर्थात जबकि परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेशित कण होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब कोई भी आवेशित कण है गति करती है, इलेक्ट्रॉन है क्या करती है, गति करती है, तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करती है। इस प्रकार लगातार ऊर्जा का क्या होते जाता, ह्रास होते जाता, और इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में जाकर मिल जाती है। इससे इलेक्ट्रॉन, इससे जो परमाणु है वो क्या नहीं होता, स्थायी नहीं होता। ठीक है, ओके। ये रदरफोर्ड मॉडल की क्या है, सीमाएं हैं, 3 सीमाएं लिख देना है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अभिलक्षण, है ना। तो पहले आपको तो ये समझना है कि विद्युत चुम्बकीय किरणें क्या हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है ना। तो आपको परिभाषा पहले दे देता हूँ, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है। उसके बाद हम लोग चलेंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण जी, और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बाद हम लोग चलेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में। तो प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है, सीधी बात, और क्या है ना, कि प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय विकिरण, प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है अथवा ऊर्जा का एक रूप है जो कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से अंतरिक्ष में गमन करती है। कौन? विद्युत चुम्बकीय विकिरण, है ना। अब विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अभिलक्षण देखते हैं। तो अभिलक्षण मतलब उसमें क्या क्या होती है, क्या पाई जाती है ना, इसमें कौन कौन से तरंग रहता है, सबको लाइन से देखना है अपने को। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला पॉइंट में चलते हैं हम लोग, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, है ना। तो देखिए कि किसी तरंग में दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों की मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब ये मान एक तरंग निकलती है ऐसे, ये तरंग निकल रही है। ठीक है, अच्छा बन रहा है ना। हाँ, तो ये ऊपर को हम लोग बोलेंगे श्रृंग, और नीचे को देखिए ये इसको बीच मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसको श्रृंग बोलेंगे, और ये वाले भाग को बोलेंगे हम लोग गर्त। क्या बोलेंगे? गर्त। ये संपीड़न वितरण हम लोग पढ़े थे, है ना। तो किसी तरंग में दो क्रमागत श्रृंग, ये श्रृंग और ये श्रृंग, दो क्रमागत श्रृंग हो गए ना, ये और ये, और दो क्रमागत गर्त देखे तो ये और ये। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, क्लियर कर लीजिए कि किसी तरंग में दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, इसे ग्रीक भाषा के अक्षर लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तरंग दैर्ध्य को मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर मात्रक से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गई। दो क्रमागत, ये देखिए ये क्रमागत क्या है, श्रृंग है। ये क्रमागत क्या है, बिल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, या तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है ना। तो दो क्रमागत श्रृंग या गर्तों के बीच की दूरी, मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर चित्र दिया गया, अरे बनाने की जरूरत नहीं थी, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, आवृत्ति। किसमें चलते हैं? आवृत्ति, है ना। आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या, किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या या एक सेकंड में कंपनों की संख्या को उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। मतलब ये मान एक तरंग है ऐसे, ठीक है, वो एक सेकंड में, ठीक है, ये एक बिंदु यहाँ पास है और दूसरा बिंदु इसको मान लेते हैं, इसको मैं नीला बताता हूँ। ठीक है, एक बिंदु इसको, एक बिंदु इसको। ठीक है, तो यदि किसी बिंदु से, ये बिंदु से, ठीक है,
1 सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या। इस बिंदु से तरंग दैर्ध्य है 1 सेकंड में जितनी गुजरती है, ठीक है, जितनी बार अपने को तरंग दैर्ध्य, ठीक है, स्पष्ट होती है, तो किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या या 1 सेकंड में कंपन की संख्या, 1 सेकंड में कितने बार कंपित करती है, तो उसको उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे न्यू प्रदर्शित करते हैं? न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और बताता हूँ आपको, न्यू से व्यक्त करते हैं। इसकी जो इकाई चक्र है प्रति सेकंड है, CPS, साइकिल पर सेकंड। इसे सामान्यतः सेकंड के व्युत्क्रम से भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। आवृत्ति को हर्ट्ज से भी प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को अधिकतर हर्ट्ज से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ओके, आगे हम चलते हैं वेलोसिटी, वेग। ये वेग है क्या, है ना। तो वेलोसिटी देखते हैं हम लोग कि किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसे c से प्रदर्शित करते हैं। वेग की इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको आपको याद करना है। इसकी इकाई है सेंटीमीटर प्रति सेकंड या तो मीटर प्रति सेकंड। प्रयोगों द्वारा c का मान 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड -1 होता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये वेग कहलाता है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा वेग में संबंध। तो वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य गुणित आवृत्ति, अर्थात क्या होता है, हम लोग वेग को c से प्रदर्शित करते हैं और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो तरंग दैर्ध्य न्यू इंटू लेमडा, तो अगर न्यू का मान निकालेंगे तो इसको हम लोग पक्षांतर करें तो c/λ हो जाएगा, ठीक। इन तीनों में संबंध। आगे हम लोग चलते हैं आयाम में, एम्पलीट्यूड में, ठीक है। तो किसी तरंग के स्ट्रिंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं। अब कैसे? तो हमारे पास मान लो जाए एक तरंग है, ऐसा वाला तरंग, बड़ा वाला, ठीक, यहाँ से निकलती है, इसका हम बीच में आ लेते हैं। तो ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया गर्त। तो यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इसकी आयाम कहलाता है। बात क्लियर होगी? तो किसी तरंग के स्ट्रिंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहा जाता है। आयाम को ए अक्षर से व्यक्त किया जाता है। तरंग के आयाम से विकिरण की तीव्रता को निर्धारित किया जाता है। किसी विकिरण की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसको 3-4 बार रिपीट करके सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। विकिरण की तीव्रता पता, आयाम, तरंग संख्या, हाँ, तो तरंग संख्या को प्रति सेंटीमीटर में तरंग दैर्ध्य की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये नॉर्मल पढ़ने का है ना। तरंग दैर्ध्य को सेंटीमीटर में व्यक्त करने पर इसके प्रतिलोमन को तरंग संख्या कहते हैं। देखिए सीधी बात यह है कि जब तरंग दैर्ध्य है, उस तरंग दैर्ध्य को हम लोग सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को जब सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं तो इसके जो प्रतिलोम है, विपरीत है, उसको हम लोग क्या लेंगे? तरंग संख्या। मतलब एक्चुअली में आ जाए तरंग संख्या और तरंग दैर्ध्य बराबर ही मान सकते हैं, लेकिन वो विपरीत रहेगा। जैसे कि एक 10 है तो एक दूसरा भी 10 रहेगा, लेकिन एक प्लस साइन में रहेगा तो एक माइनस साइन में रहेगा, ठीक है। तरंग संख्या को न्यू बार, ये न्यू के ऊपर में एक ऐसा डंडी लगा देना, न्यू बार से व्यक्त करते हैं। इसकी इकाई सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर है। चलिए, ये आता है तरंग संख्या, क्लियर हो गई तरंग संख्या। ओके, आगे आता है तरंग का कालखंड, मतलब सीधी बात है समय। तो एक तरंग को पूर्ण होने में लगने वाला समय, एक तरंग को कितना समय लगता है भाई, ठीक है। तो एक तरंग को पूर्ण होने में लगने में लगा समय को तरंग का कालखंड कहते हैं। इसे टी अक्षर से व्यक्त करते हैं। गणितीय रूप में तरंग का कालखंड उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जो तरंग है उसका कालखंड है, समय है, वो क्या होता है? उसकी आवृत्ति की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया समय अर्थात कालखंड, और ये हो गया 1/न्यू। न्यू कौन है? आवृत्ति है। तो आवृत्ति क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर हो गई? आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो इसके लिए आप कुछ वीडियो वेट करिएगा, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बाद हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चितता के सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। अनिश्चितता के सिद्धांत भी हम लोग एक साथ क्लियर कर नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर
यही तक क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग, ठीक है, कि इसमें चलेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में।